नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5। इसके पहले हम 4 पार्ट देख चुके हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो बात करें लेंस की शक्ति की इकाई, तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम बात करें कि एसआई पद्धति क्या होती है, तो एसआई पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके अंतर्गत अलग अलग राशियों के अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि मीटर, इसके अंदर होता है मात्रक, दूरी का किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, और एम्पियर होता है विद्युत धारा का, समय का होता है सेकंड। ऐसे ही इसके अंदर 7 मूल मात्रकों को लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। अब फिर बात करें त्वरण की, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फिर बात करें कि वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर कहलाता है वेग में परिवर्तन, और समय के सापेक्ष लें तो यह कहलाता है त्वरण। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी। फिर इसके बाद आगे बढ़ें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि और नर ध्वनि में भिन्नता कर सकती है, वह क्या कहलाती है। मतलब ध्वनि की एक विशेषता है जो नर ध्वनि यानी मेल साउंड और फीमेल साउंड में डिफरेंस बता सकती है, तो उसे कहा जाता है तारत्व। ध्वनि का एक गुण होता है तारत्व। ध्वनि के 3 गुण होते हैं, तारत्व, गुणता और प्रबलता। अगर हमें फीमेल और मेल के साउंड में डिफरेंस पता करना है तो वो तारत्व की सहायता से किया जाता है। अब फिर बात करें कि तारत्व होता क्या है, तो तारत्व जो है वह आवृत्ति पर डिपेंड करता है, यानी ध्वनि की आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो तारत्व भी ज़्यादा होगा, और अगर तारत्व ज़्यादा है यानी कि वह महिला की आवाज़ है, लड़की की आवाज़ है। फिर बात करें कि अगर आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम होगा और आवाज़ मोटी होगी, यानी कि वह आवाज़ लड़के की होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो अब बात करें कि पानी के अंदर कुछ भी रखा हो तो वह हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, तो वह किस कारण से ऐसा होता है। तो वह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या होता है, अपवर्तन में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। हम बात करते हैं कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी कारण हमें पानी में रखी हुई वस्तु थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, यानी कि जो कंपास होता है उसकी निडिल हमें कौन सी दिशा बताती है। तो हमेशा कंपास की निडिल हमें उत्तर और दक्षिण दिशा बताती है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। चुंबकीय कंपास एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से दिशा का पता लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन, यानी कि नाभिक का क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। नाभिक 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ये चेन रिएक्शन चलती रहती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन।
और यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक हैं टेलर एवं यंग। ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा रडार की खोज की गई थी। अब फिर हम बात करें कि रडार का मतलब होता क्या है, तो रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का उपयोग वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है और यह प्रणाली सूक्ष्म तरंगों तथा रेडियो तरंगों को उपयोग में लाती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों आदि की दूरी का पता लगाया जा सकता है। इससे उनकी दिशा तथा ऊंचाई का पता भी लगाया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार किया गया था टी.एच. मेनन के द्वारा और लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और फुल फॉर्म आपको पूरा ही याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि लेजर में एस का मतलब क्या होता है, लेजर में ई का मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा फुल फॉर्म याद रखना है। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम इसलिए क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कुलाम। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है परंतु प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो अगर प्रोटॉन का पूछा जाए तो प्रोटॉन का चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनके कॉन्सेप्ट लगातार एग्जाम में आते रहते हैं, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है परमाणविक नाभिक किसने खोजा था, यानी नाभिक के परमाणु की खोज किसने की थी? तो नाभिक के परमाणु की खोज की गई थी वैज्ञानिक रदरफोर्ड के द्वारा। अब फिर इन्होंने कौन सा प्रयोग किया कि इन्हें नाभिक मिल गया? तो इनके द्वारा अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की गई एक न्यूक्लियस पर और उस पे क्या हुआ कि कई सारे कण तो सीधे निकल गए, कई सारे कण टकरा कर अपनी दिशा से विचलित हो गए और कुछ कण जिस दिशा में गए थे उसी दिशा से वापस लौट कर आ गए। तो यहाँ से रदरफोर्ड को पता चला कि परमाणु के मध्य में एक ठोस भाग है और वह बहुत छोटा सा है, यानी परमाणु की तुलना में बहुत छोटा सा है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक परमाणु की अपेक्षा नाभिक का भाग कितना होता है, तो एक एग्जांपल से समझ लो। एक फुटबॉल ग्राउंड में एक फुटबॉल रख दो, यानी फुटबॉल ग्राउंड जो है वो एक परमाणु है और जो फुटबॉल है वह एक नाभिक है। इतना छोटा होता है परमाणु का नाभिक और उन्होंने बताया कि नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। तो परमाणु के नाभिक की खोज की गई वैज्ञानिक रदरफोर्ड के द्वारा और इस परीक्षण को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ बात करें डाल्टन की, तो डाल्टन के द्वारा परमाणु का सिद्धांत दिया गया, सबसे पहले इनके द्वारा ही दिया गया था। फिर बात करें आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव और कई सारी खोज की। फिर इसके बाद में बात करें थॉमसन की, तो थॉमसन के द्वारा, इनका पूरा नाम है जे थॉमसन, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहले बात करते हैं बोरेक्स लवण। इसे हिंदी में सुहागा भी कहा जाता है और इसे डाइसोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। अब फिर बात करें कि इसका सूत्र, तो इसका सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। बोरेक्स का उपयोग विरंजक या आक्सीकारक के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है।
तो आप सभी को पता ही होगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह एक उच्च कोटि का क्षार होता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन में से लगभग आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, परंतु दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनसे जुड़े और क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उनके बारे में भी यहाँ इस सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें और क्वेश्चन को अच्छे से समझें। मैं कई सारे अदर फैक्ट्स भी आपको बताता हूँ जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। इसे दाहक सोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। अब बात चल रही है पहला, तो जहां भी पहला आखिरी ये शब्द आते हैं वह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, तो वह था यूरिया। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 और इसकी खोज की गई थी वॉलर के द्वारा। यह एक रंगहीन गंधहीन सफेद कलर का होता है और इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आवर्त सारणी से संबंधित है। तो वो क्वेश्चन है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह होता कहाँ है। तो शून्य समूह होता है सबसे आखिरी वाला समूह जिसका नाम शून्य समूह रखा गया, और इसे अक्रिय गैसों का समूह भी कहते हैं या निष्क्रिय गैसों का समूह भी इसे कहा जाता है। और इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आदि आते हैं और इन्हें शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो गया निष्क्रिय तत्व, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। फिर हम इसके बाद बात करें कि हेलोजन, हेलोजन कौन से तत्वों को कहा जाता है। तो हेलोजन कहा जाता है समूह 17 के तत्वों को जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आते हैं। फिर बात करें क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं, तो क्षारीय धातुओं के अंतर्गत आती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ क्षार धातुओं की, हेलिनाकी, रूबी से फ्रेंडशिप। फिर इसके बाद में आता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं समूह 2 के तत्वों को कहा जाता है जिसमें इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या फिर एक और ट्रिक जो अच्छी है आप सभी को याद रह जाएगी, इसकी ट्रिक होती है बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप रोए। बाप यहाँ पर बता रहा है कि बेटा अगर तू सुंदर नहीं होगा तो तेरे को कन्या भी सुंदर नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार आपको ये चीजें याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में किसी एक अध्ययन के बारे में पूछा जाता है कि इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है जिसे इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। आपने देखा होगा कई जगह अगर ज़्यादा दिनों तक पानी भरा होता है तो उसके ऊपर या उसके किनारों पर हरे कलर की एक परत जम जाती है, वह होती है एल्गी जिसे शैवाल कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो अब ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तपेदिक। अब बात करें कि तपेदिक, तो तपेदिक का होता क्या है। तो तपेदिक का एक और नाम होता है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, और इसका एक और नाम होता है क्षय रोग। अब इस रोग में होता क्या है कि इस रोग में रोगी को खांसी आती है और वह भी सूखी खांसी जिसके साथ ब्लड निकलता है, और यह एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें लंग्स बुरी तरह खराब हो जाते हैं, और इस रोग का अगर समय पर इलाज न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले वायरस की खोज की गई थी इवानो वास्की के द्वारा।
अब फिर यहाँ बात करें कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की गई थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु से उत्पन्न होता है, और यह रोग जानवरों जैसे कुत्ते के काटने से होता है। इस रोग में अब बात करें हाइड्रोफोबिया में, तो हाइड्रोफोबिया में होता है कि रोगी को पानी से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। अब फिर बात करें कि फूल और बीज में भी अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें कि पत्तियों का रंग होता है, तो पत्तियों का रंग कहाँ से मिलता है, तो पत्तियों को रंग मिलता है क्लोरोप्लास्ट से। वैसे ही फूलों और बीजों को रंग मिलता है क्रोमोप्लास्ट से। एक जैसे नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको अलग अलग नाम याद रखना है। पत्तियों को मिलता है क्लोरोप्लास्ट से और फूलों और बीजों को कलर मिलता है क्रोमोप्लास्ट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी ने इसे पूछ रखा है और रेलवे भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है। तो बात करें डीएनए की द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा 1853 में, और इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब फिर बात करें कि ये तो हो गया इसका मॉडल किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा। अब फिर बात करें कि डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई, तो डीएनए की खोज की गई थी फ्रेडरिक मीशर के द्वारा। आप सभी को ये नाम याद रखना है, आपको बुक्स वगैरह में यह नाम देखने को बहुत कम मिलता है। तो डीएनए की खोज की गई थी फ्रेडरिक मीशर के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों फसल के रोग भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस एग्जाम में बायो आता है उस एग्जाम में फसल के रोगों को अधिकांशतः पूछा जाता है। तो हरित बाली रोग होता है बाजरा में, और इस रोग में बाजरा के ऊपर इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाते हैं और जिससे फसल खराब हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।